Hey guys, welcome to GS Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव अर्लियर, जिसके जरिए हम लोग हायर सेकेंडरी और माध्यमिक एग्जाम में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ना कि सिर्फ हम लोग दरअसल उनके एग्जाम्स के लिए सजेशन दे रहे हैं, बल्कि दरअसल आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स है उसे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट में पूरे चैप्टर को समराइज कर रहे हैं, मार्क्स पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, काउंसिल के द्वारा दिए गए सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ काउंसिल ने अब तक उस चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा है उस पूरे क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और काउंसिल के एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली इन चीजों को एनालाइज करते हुए आपके एग्जाम 2025 एचएस में कौन से क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे उन्हें इन चीजों से हम लोग साबित भी कर दे रहे हैं। जो भी चीजें यहां पर सजेशंस के तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं वो बहुत ही वेल रिसर्च है, काउंसिल के पैटर्न को एक सीक्वेंस को फॉलो को देखकर किया गया है और इसके साथ साथ दरअसल उसके सिलेबस को एनालिसिस करते हुए आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने जो भी सजेशंस उर्दू में, इंग्लिश में, मैथ्स में एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए माध्यमिक 2025 के लिए एग्जाम के लिए अपलोड किया था वो तमाम सजेशन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम में 100% कॉमन सजेशंस मेरे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम दिए गए सजेशन से आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए भी जो दोबारा मैं सजेशन ला रहा हूं ये तमाम सजेशन आपके एग्जाम में आपको बहुत मददगार साबित होंगी और यकीन जाने आप अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो देन एक भी क्वेश्चंस आपको इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेंगे। इससे पहले वाले कई सारे वीडियोस के जरिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स से कई सारे चैप्टर्स के थीम एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, सिलेबस डिस्कशन, मार्क्स पैटर्न को इन डिटेल मैंने डिस्कस किया है। आप लोग दरअसल उस चीजों को जरूर से विजिट करें और उन वीडियोस से फुल फायदा उठाकर इस कम से कम टाइम के अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को एक करें, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल ही कम बचा है और इस कम टाइम और वक्त की नजाकत को समझते हुए आपको आपके जिंदगी के एक अहम और बड़े एग्जाम एचएस एग्जाम पर ध्यान देना और उसके लिए मेहनत करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आप लोगों के लिए इसी मेहनत को आसान और फहम बनाने के लिए हम लोग दरअसल एक के बाद दीगर वीडियोस के जरिए आपके एग्जाम को आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जरूर से इन वीडियोस को मुकम्मल देखें, इनका फायदा उठाएं और अपने एग्जाम की तैयारी को एक करें और अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करें। मैं फिर से एक बार कहता चलूं कि जो भी सजेशंस आपको इस चैनल के जरिए प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या एजुकेशन हो, दैट विल बी मच मोर इनफ। इससे एक भी क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं करना है। आप यकीन जाने इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से लर्न कर लेते हो, देन एक भी क्वेश्चंस आपको इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेंगे लॉन्ग के अंदर। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि हर बात जो भी बातें आपको यहाँ पे समझाई जा रही हैं वो बातें आपको अच्छे से समझ आ पाए और आपको पूरे चैप्टर का क्रक्स इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा और जा रहा है। जितने भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था उसमें पूरे चैप्टर के क्रक्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखाया भी जा रहा है कि कैसा क्वेश्चंस काउंसिल ने अब तक पूछा है और फिर आपके लिए कौन सा सजेशन होगा उसे ही बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड आप लोग यकीन जाने ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए जो इनिशिएटिव उठाया गया है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट इस सूरत में करना है कि तमाम लोगों तक शेयर करना है इस वीडियो को ताकि और भी बच्चे इससे फैज़याब हो, क्योंकि और भी तमाम लोगों का एग्जाम है। तो आप उनकी मदद करें ताकि आप लोगों की इस मदद की वजह से इस चैनल को सपोर्ट हो और चैनल को सपोर्ट हो तो हम लोग इस काम को आगे तेजी के साथ प्रोसीड करें और एक के बाद दीगर वीडियो से आपके एग्जाम को सहल बनाने की कोशिश करें। तो आइए आज हम लोग पहुंच जाते हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में अगर हम लोग चैप्टर नंबर 6 को देखें तो चैप्टर नंबर 6 के नाम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कॉलोनीज है, यानी कि दूसरी आलमी जंग जो कि 1939 से लेकर
लेकर 1945 के टाइम पीरियड में हो रहा था। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया में या आसपास जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज थे उन लोगों ने किस तरीके से इंडिया को कॉलोनाइज किया था, या क्या सिचुएशन एंड क्या सर्कमस्टांसेस था उन कंट्रीज का। और खासकर हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में इंडिया और जापान के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि क्या कंसेप्ट था इन लोगों का इंडिया के रिगार्डिंग, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में जो टेरिटरी इन लोगों ने कंकर्ड किया था इसके मुताबिक इन लोगों का क्या कंसेप्शन था, क्या चाह रहे थे, क्या इन लोगों का थॉट्स था इंडिया के रिगार्डिंग। ये चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। अगर इस चैप्टर के मार्क्स पैटर्न के बारे में बात करें तो इस चैप्टर से एमसीक्यू आपका 3 मार्क्स का आ रहा है, यानी 1 × 3 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। एसीक्यू आपको 2 देखने को मिलेंगे, मतलब 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ एलएक्यू 1 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का वेटेज 13 मार्क्स के बराबर है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को जरा भी छोड़ नहीं सकते हो। मैंने इस चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया है, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका काम यहां पे हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का क्रक्स अच्छे से समझ आ जाए और आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आप समझकर आसानी के साथ चीजों को लिख और डील कर पाओ। तो जैसा कि आप लोग सिलेबस में देख पा रहे हो कि चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, इस चैप्टर नंबर जो आपका 6 यहां पे दिया गया है, इस चैप्टर नंबर 6 में द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कॉलोनीज है, और इंडिया में 1940 से लेकर 1946 यानी बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग के कंट्रीज के तमाम सिचुएशंस क्या चल रहे थे उसे यहाँ पर एक शॉर्ट पीरियड के अंदर बताया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अगर पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट में खुलासा करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि दरअसल दूसरी आलमी जंग के दौरान यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना मुस्लिम लीग और बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस से कंसल्ट किए हुए इंडिया को वॉरिंग नेशन का दर्जा दे देते हैं। तो इस वजह से मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस नाराजगी की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस दरअसल जिन्हें मिनिस्ट्री अपॉइंट किया गया था उस दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, वो अपने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर देते हैं। और मिनिस्ट्री से रिजाइन करने के बाद वो दरअसल अपने ख्वाहिशात या अपने थिंकिंग को दरअसल इन लोगों के सामने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखते हैं कि आप लोग आखिर हिंदुस्तान से मुताल्लिक क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी से मुताल्लिक क्या चाहते हैं। तो ये लोग दरअसल अपना प्रपोजल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखते हैं। तारीख में इस प्रपोजल को हम लोग जुलाई ऑफर या पूना ऑफर के नाम से जानते हैं। इसमें यह बात कहा जाता है कि आप लोग दरअसल हिंदुस्तान के आज़ादी के तईं क्या चाहते हैं या आप लोगों का क्या थॉट्स है, इसे आप लोग हम लोगों के सामने रख दें। तो ये जो थॉट, ये जो बात कही जाती है इस जुलाई ऑफर के द्वारा या पूना ऑफर इसी को कहते हैं हम लोग के द्वारा, जो कि जुलाई 1940 में पेश किया जाता है। तो इस प्रपोजल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिजेक्ट करके इसके अपोज में, मतलब इसके उल्टा होकर एक दूसरा प्रपोजल पेश करती है जिसे तारीख में अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है, जिसे उस दौर के वॉइसरॉय लिन थिन गो नामी शख्स पेश करते हैं। देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है लिन थिन गो ऑफर, इसे ही हम लोग लिन थिन गो ऑफर या अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। इस अगस्त ऑफर में बोला जाता है कि आपके तमाम मुतालबात को यानी तमाम प्रपोजल्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कबूल कर लेंगी, लेकिन अभी एट द टाइम जो कि आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इस टाइम पीरियड में आप लोगों को हमारा यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद करना होगा। लेकिन इन चीजों से लोग बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हो पाते हैं और इनके इन प्रपोजल को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो फिर लास्ट टाइम में यहां पर होता क्या है सिचुएशन के, ये लिन थिन गो का मामला यहां पर दिखाया गया है कि लिन थिन गो के द्वारा पेश किए जाते हैं एक प्रपोजल जिसे हम लोग तारीख में अगस्त ऑफर कहते हैं। फिर इन सब सिचुएशन गुजरने के बाद फिर एक और मिशन इंडिया में भेजा जाता है जिन्हें हम लोग तारीख में क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। तो हिस्ट्री समझिए कि क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा क्यों जाता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी इंडिया में अपने टेरिटरी को, इंडिया को कब्जा करके थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा डर लगता है कि कहीं जापान जो कि आलमी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तेजी के साथ दूसरे कंट्रीज को कब्जा कर रही थी, कन्वर्ट कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का खदशा होता है, डर होता है कि कहीं जापान का दूसरा कदम हमारा हिंदुस्तान ही ना हो जाए। क्योंकि जापान को अगर इस बात का इल्म हो जाता है कि जापान इंडिया में ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कन्वर्ट करके है और हम लोग भी जाकर इनको हटाकर यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मसला हो जाएगा। तो इस
इस मसले से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे बोलना चाहिए, क्योंकि 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा और ब्रिटिश गवर्नमेंट का फाउंडेशन या एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो इन मामलात को डील करने के लिए और हिंदुस्तानियों के हिमायत हासिल करने के खातिर ब्रिटिश गवर्नमेंट दरअसल एक मिशन को बनाकर इंडिया भेजती हैं, जिनका नाम दरअसल क्रिप्स मिशन होता है, जो अपने साथ लाए गए प्रपोजल्स को इनके सामने पेश करती है कि आने वाले दिनों में आपके तमाम तर मुतालबात को पूरे किए जाएंगे, यानी मुकम्मल से मान लिया जाएगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपको यानी हिंदुस्तानियों को बरतानवी हुकूमत की मदद करनी होगी। यानी दूसरी आलमी जंग के दरमियान इन लोगों को अमन व अमान के तरीके से इन लोगों के इस्टेब्लिशमेंट को कबूल कर लेना होगा। और दरअसल अगर जापान इंडिया में अटैक करता है तो इंडिया के लोगों को बरतानवी हुकूमत का साथ देते हुए जापान को खदेड़ने में मदद करना होगा। ये प्रपोजल दरअसल स्क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन गांधी जी इस बात को समझ जाते हैं और गांधी जी इस प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट करते हैं कि रिजेक्टेड द प्रपोजल बाय सेइंग दैट द क्रिप्स मिशन एंड स्टेटेड दैट इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक इशूड बाय द क्रशिंग बैंक। यानी गांधी जी इस पूरे प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि एक पोस्ट डेटेड चेक है जो इशू किया गया है एक क्रशिंग बैंक के द्वारा। और इसे बोलने के बाद, इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी अब आपको हिंदुस्तान में और ज़्यादा दिनों तक या और एक भी दिनों तक रहने की ज़रूरत नहीं, आप फ़ौरन हिंदुस्तान को खाली कर दें, फ़ौरन हिंदुस्तान को छोड़ दें, क्योंकि आपके हिंदुस्तान में यानी बरतानवी हुकूमत के हिंदुस्तान में मौजूदगी की वजह कर हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। जैसे उस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान में बहुत सारा फेमाइन आ रहा था, बहुत सारा क्राइसिस आ रहा था, ऊपर से जापान को आमद का यानी जापान को इनविटेशन का कार्ड बन रहा था। तो इन चीज़ों को देखते हुए हिंदुस्तान की हालात और ख़द से ख़राब यानी और ज़्यादा हालात जो है वो खस्ता हाली की तरफ बढ़ रही थी। इसलिए गांधी जी ने दरअसल तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लगाया था। और ये बहुत डिटेल में है, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। क्या हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट में, कैसे हुआ था, आप लोगों ने इसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो आता है आपका सुभाष चंद्र बोस एंड INA इंडियन नेशनल आर्मी। किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी एक तहरीक में पहले शामिल थे, लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के ख़यालात में इख्तलाफ आ जाता है इस बेसिस पे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस दरअसल गांधी जी के साथ जुड़े तो थे, लेकिन दरअसल चौरी चौरा वाक़या होने की वजह कर गांधी जी ने इस तहरीक को यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। और ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सही नहीं लगा कि अब हम लोग को आज़ादी मिलने ही वाली थी, आपने इतने बेहतरीन तरीके से तहरीक चलाया था और हम लोग को आज़ादी मिलने ही वाली थी, तो एक छोटे से वायलेंस की वजह कर यानी कि चौरी चौरा में एक छोटा सा वायलेंस हुआ था, इस वायलेंस की वजह कर आपने इस तहरीक को क्यों वापस ले लिया। तो ये चीज़ सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोस दरअसल गांधी जी से अलग होकर मुल्क को आज़ाद कराने के लिए एक मुहिम चलाना शुरू कर दिए थे और वो मुल्क के बाहर जाकर बहुत सारे दूसरे कंट्रीज जैसे जापान और जर्मनी वगैरह की मदद से आर्मी को ट्रूप को तैयार करके हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने की एक तहरीक चला रहे थे, फ़ौज को तैयार कर रहे थे। और इन जापान और जर्मनी की सरपरस्ती में फ़ौज तैयार होने के बाद ये लोग अटैक कर देते हैं इंडिया में, इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए। और अटैक करने के बाद कोहिमा पे ये लोग अटैक करते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जीत लेते हैं। उसके बाद दूसरा कदम इन लोगों का पहुंचता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। वहां जाने के बाद उसको भी कन्वर्ट करके इनका नाम तब्दील करके स्वराज एंड शहीद रखते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके बाद ये लोग फिर इंडिया के साउथ की जानिब से अंदर एंट्री करते हैं। तो वहीं पर इन लोगों ने वहीं पर दरअसल इंडियन नेशनल आर्मी पाते हैं कि दरअसल जापान अब खुद को जिसके सहारे से इंडियन नेशनल आर्मी आगे बढ़ रही थी वो दूसरी आलमी जंग में खुद को सुपुर्द कर देता है, मतलब सरेंडर कर देता है। इनके सरेंडर करने की वजह कर इंडियन नेशनल आर्मी भी हार जाती है, मतलब दम तोड़ देती है। और इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट दरअसल इस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ ओपन ट्रायल का मामला करती है और इन लोगों को बहुत सारे तमाम जितने भी फौज थे तमाम को जमा करके इनके साथ फ्री ट्रायल किया जाता है और इनमें बहुत बड़ी सज़ा दी जाती है, जिनमें
इनमें से एक इंपॉर्टेंट है राशिद अली डे के नाम से, जिसे मनाया जाता है, जिसे हम लोग 12 फरवरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद RIN रॉयल इंडियन नेवल रिवॉल्ट के नाम से एक और आता है। ये नेवल रिवॉल्ट भी दरअसल इस तरीके से आर्मियों के जरिए की गई एक बगावत थी, जिसमें मांग था कि आप इंडियन नेशनल आर्मी के साथ ये जो कर रहे हैं वो गलत है और हमारे यानी इंडियन आर्मी की हालात बहुत ख़राब है, यानी हम लोग को स्टेटस समाज में हमारा स्टेटस बहुत कम है, या हमें दरअसल प्रमोशन नहीं मिलता, या हमारा सैलरीज कम है। इसके लिए दरअसल वहाँ आर्मी ट्रूप, इंडियन आर्मी ट्रूप ने एक रिवॉल्ट चलाया था, जिसे हम लोग RIN रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि तलवार नामी शिप पे चलाया गया था। शॉर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ऐसे सिचुएशन और ऐसे सर्कमस्टांसेस में अब हम लोग देखते हैं कि अब दरअसल बरतानवी हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वी कैन नॉट लीव हेयर या टॉलरेट देम मोर। ये लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि और हम लोग यहाँ पर और फर्दर नहीं रह सकते और हम लोग को अब ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना होगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर करने के लिए कैबिनेट मिशन नामी एक मिशन को भेजा जाता है, जिसे हम लोग 3 मिनिस्टर प्लान भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एक शख्स आते हैं जिसका नाम आता है आपका स्टॉफर्ड क्रिप्स। ये 3 शख्सियत के सरपरस्ती में कमीशन भेजा जाता है, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये लोग दरअसल आते हैं, नेगोशिएशन करते हैं और नेगोशिएशन करने के बाद जब ये लोग हार जाते हैं, बात समझा नहीं पाते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हो पाता है, तो फिर दूसरा एक आता है जिसको हम लोग माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। वो आते हैं और इंडिया में इन लोगों के पावर्स को हवाले कर कर चले जाते हैं, इंडिया को छोड़कर बरतानवी हुकूमत यहाँ से। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। उसके बाद देखो वहाँ पे दूसरा जो पार्ट है, पार्ट नंबर ये में यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। इन बातों को आप लोग शॉर्टली एक बार रिकैप मैंने आप लोगों को करवा दिया, अगर आप लोग आपने पढ़ा होगा तो ये इजीली आपको रिकैप हो चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जापान एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मामला लिखा हुआ है कि जापान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या सिचुएशन चल रहा था, वो बातें यहाँ लिखी गई हैं। एंड नेक्स्ट चेंज सिचुएशन इन यूरोपियन कोलोनियल इन साउथ एशिया, एशिया एंड इंडो चाइना एंड इंडोनेशिया। यहाँ पर जापान का क्या ट्रेंडिंग चेंज हुआ था और क्या चेंज हुआ था यूरोपियन कोलोनाइजेशन में, इन बातों को यहाँ बताई गई है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं आता है। चैप्टर 1 का जो पार्ट ए आप देख रहे हो, मतलब ये चैप्टर 6 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से क्लियर करना बहुत जरूरी है। और मैंने इन तमाम बातों को आपको समराइज वे में, ऐसे तो डिटेल बहुत लंबा चला जाता है ये चैप्टर, मैंने समराइज वे में इसे आप लोगों को पेश किया है। आप लोग जस्ट इसे अच्छे से सुन ले और सुनने के बाद आप लोग फिर आंसर में जाएं और आंसर लर्न करने की कोशिश करें। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हो कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। एक फिक्स पैटर्न में आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने के बाद खुद ही गेस कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लिबरेशन मूवमेंट ऑफ वियतनाम अंडर द हो ची मिन। नंबर 2 एनालाइज द हिस्टोरिकल significance of Quit India movement and briefly discuss the participation of women in the movement 2017. Next, number 3, review the contribution of made by Subhash Chandra Bose in the Indian freedom struggle 18. Next, indicate the causes of and significance of the Naval Revolt of 1946, जो कि अभी मैंने बताया था कि आर्मियों के द्वारा चलाया गया था ये तहरीक। कौन आर्मी, इंडिया में जो आर्मी मौजूद थे, तलवार नामी सिप पर 2019 में क्वेश्चन पूछा है। राइट अ नेशन द क्विट इंडिया मूवमेंट, नेक्स्ट 2020 में पूछा है। नेक्स्ट 2021 में एग्जाम कैंसिल होने के कारण इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट वर द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिप्स मिशन इंडिया आता है जापान के इस बढ़ते हुए कदम को देखकर कि जापान कहीं अगला अटैक इंडिया पे ना कर दे और इनके अगले अटैक की वजह से कहीं इंडिया के लोग जापान के साथ मिलकर मुझे यहाँ से भगा ना दें, इसलिए दरअसल क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। तो प्रपोजल को डिस्कस करना है, इसके प्रपोजल आते हैं। व्हाई डिड द इंडियंस रिजेक्टेड देम, क्यों रिजेक्ट किया गया था, गांधी जी ने क्यों ने रिजेक्ट किया था, 2022 में पूछा गया है। व्हाट वर द काउजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेवल रिवॉल्ट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ब्रीफ गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ वियतनाम लेड बाय हो ची मिन 2022। नेक्स्ट एसेस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 2023। नेक्स्ट नंबर 10, व्हाट वर द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, व्हाई डिड इट फेल 2024। नेक्स्ट नंबर 11, व्हाट द काउजेज and significance of naval mutiny naval revolt of 1946 HS 2024। ये रहा आपका सारा क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में काउंसिल ने चैप्टर से अब तक पूछा है। और इन चीज़ों के पैटर्न को एनालाइज करते हुए आपके लिए बस यही 2 क्वेश्चंस है। इन 2 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड कर लेते हो देन क्वेश्चन 100% आपके इन्हीं एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। पहला, एसेस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। नंबर 2, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लिबरेशन मूवमेंट ऑफ वियतनाम
अंडर हो ची मिन। इन 2 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो देन डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 2, इसमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको एट एनी कॉस्ट अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी तरीके से आप लोगों के लिए अब एक के बाद दीगर वीडियोस आएंगे। मैं कुछ दिन बिजी हो गया था, माध्यमिक के लिए बहुत सारा वीडियोस अपलोड करना पड़ रहा था क्योंकि उन लोगों का एग्जाम चल रहा था। तो अब आप लोगों के बाद आप लोगों के लिए दरअसल एक के बाद दीगर वीडियोज़ और दीगर सब्जेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाना होगा। अगर इसमें व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइबर्स इस वीडियो से बढ़ते हैं तो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के लिए आगे भी वीडियो को तेज़ी के साथ लाकर एग्जाम से कबल आपके लिए तमाम चीज़ें पेश कर दी जाएंगी। और मैं बार बार इस बात की श्योरिटी आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर आप इनसे अच्छे से कर लेते हो देन डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इन योर एग्जाम्स। अच्छे से करना है और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए आने वाला है। टॉपर्स के जरिए आपको पेपर प्रेजेंटेशन स्किल सिखाया जाएगा, तमाम चैप्टर्स को शॉर्ट में डिस्कस किया जाएगा एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड बाय अस। करना आप लोगों को ये है कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन से टॉपिक एंड कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप लोग उस पर कमेंट करो, लेकिन शर्त मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इससे फैज़याब हो, फ़ायदा उठाएं। इसके लिए आप लोगों को तमाम लोगों तक शेयर करना है क्योंकि एचएस के वीडियोज़ में मैंने देखा है कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर और व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं बनिस्बतन माध्यमिक के। तो ये हमारे लिए एक बड़ा मसला हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और तमाम लोगों को इससे फ़ायदा उठाने का मौका दें और हम लोगों को भी आप लोगों के लिए इस तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।